यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स। हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक शुरू कर रखा था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि 3 टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू टेक। मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 टाइप ऑफ डिसीजंस लेता है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम अच्छी तरह से कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास स्टार्ट करते हैं अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। यस बेटा, हमने क्या किया थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल डिसीजन हम लोगों ने पढ़ा कि फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, second is financing decision, and third is dividend decision. All the decisions are very important. क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन या तो केस स्टडी में आएगा या फिर ये होता है कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इन तीनों टाइप का डिसीजन में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। थोड़ा सा रिकैप करते हैं और चीजों को फिर से समझते हैं। हमने क्या किया था? हमने कहा था कि सपोज एक बिजनेस है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है बिजनेस में कि एक्चुअली उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस के लिए कौन कौन सी एसेट्स चाहिए, कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए और कौन सी फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, लाइक बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि सपोज मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मुझे ये सोचना पड़ता है मुझे बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए। मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, मुझे एक ऑफिस चाहिए, मुझे मशीनरी चाहिए और मुझे साथ में लैंड चाहिए। तो ये सारी मुझे एसेट चाहिए, राइट। तो ये सब कौन से डिसीजन होते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि ये चीजें मुझे चाहिए। इसके अलावा मैं रोज के खर्चे भी देखती हूँ कितने होंगे, कैश मुझे कितना चाहिए। तो ये सब चीजें मैंने तैयार कर लिया कि टोटल मुझे इतनी चीजें चाहिए, ये इतने रुपए बैठेंगे। लाइक बिल्डिंग अगर सपोज 2 लाख की है तो बिल्डिंग प्लस फर्नीचर 20,000, लाइक दैट, कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो ये डिसीजन क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं बिजनेस में। सेकेंड, हम लोग सोचेंगे ये बात, प्रैक्टिकली भी हम सोचते हैं, ठीक है मुझे इतना पैसा चाहिए बट ये पैसा आएगा कहाँ से? तो वही डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन में जब हम एक बार इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया हमारा, हमें पता चल गया हमें टोटल इतना पैसा चाहिए फॉर आवर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, फिर हम ये डिसाइड करने बैठते हैं कि ये पैसा आएगा कहाँ से। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से रहेंगे, पैसा कहाँ कहाँ से हम इकट्ठा करेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, हमने एक चैप्टर किया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 इसके लिए बेस रहेगा आपका। मतलब अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से किया तो ये चीजें बहुत इजी रहेंगी आपको समझने। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसको दोबारा से समझने की जरूरत है, डेप्थ में जाने की जरूरत है, तो मैंने 11th की वीडियो में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट कर रखा है, आप एक बार उसको जरूर पढ़िए। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन उसका जो लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, राइट। चलिए अभी फिलहाल हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये पैसा आएगा कहाँ से और ये पैसा कहाँ किन किन सोर्सेज से आएगा, इसी को डिसाइड करना ही कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। एक बार इसका मीनिंग पढ़ के देखते हैं। It refers to the determination as how the total funds required by the business will be obtained from various long term sources, कि जो भी हमें पैसा चाहिए, जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सोच लिया है इतना पैसा चाहिए, तो ये हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे? टोटल फंड्स जो हमें बिजनेस में चाहिए वो कौन से सोर्सेज से अरेंज करेंगे, और वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्यों लिखा है? क्योंकि हम पैसा जो अरेंज करने वाले हैं एक लंबे टाइम तक करने वाले हैं। लाइक हम ऐसे सोर्सेज को अडॉप्ट करेंगे जो हमें लंबे टाइम तक पैसा प्रोवाइड करे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। ये सब जो सोर्सेज हैं ये एक हमें लंबे टाइम तक पैसा प्रोवाइड कराते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल
लाइफ टाइम में कंपनी को इसका पैसा वापसी नहीं देना पड़ता, मतलब लाइफ टाइम इनका पैसा यूज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक लंबे टाइम, डिबेंचर्स भी एक लंबे टाइम तक इशू किए जाते हैं, मतलब 10 या 20 साल तक आप उनसे पैसा लीजिए और आप इसको यूज कीजिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं पैसा अरेंज करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी हम अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं, बोरोड फंड ले सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैं। डिबेंचर्स हो गए और साथ में हमारी रिटेन्ड अर्निंग भी हो गई। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती थी, जो भी हम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देते थे बल्कि हम रख लेते थे अपने पास, उसी को रिटेन अर्निंग कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं और हमें ये सोचना पड़ता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इनमें से हमें कौन किससे हम पैसा अरेंज। 1 मिनट बेटा। तो अब ये कहाँ से पैसा अरेंज करना है, तो ये सोचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा। देखिए एक सिंपल सी टर्म समझिए, शेयर कैपिटल, जब आप इक्विटी शेयर इशू करती है, कोई भी बिजनेस इक्विटी शेयर इशू करता है कंपनी, तो उसको उसके बदले में डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर में भी डिविडेंड देना पड़ता है, और अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कहीं से लोन लेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसी को ही हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ये एक्चुअली में कॉस्ट पड़ेगी एक कंपनी को। क्यों, उसने इक्विटी शेयर इशू किए, सपोज मेरी कंपनी है, हमने इक्विटी शेयर इशू किए, आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे, तो अब मेरी कंपनी आपको हर साल डिविडेंड देगी। डिपेंड करेगा इक्विटी शेयर का, हम अच्छे से पढ़ेंगे कि देगी नहीं देगी एक अलग बात है, पर डिविडेंड देना पड़ता है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कंपनी को देना पड़ता है, मतलब ये इसकी कॉस्ट हो गई। मतलब अगर हम इन सोर्सेज से फंड रेज करते हैं तो कंपनी को क्या क्या कॉस्ट पड़ती है, उसको डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना पड़ता है, बोरोड फंड पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक तरह की कॉस्ट हो गई, देनी पड़ेगी जरूर, राइट। अब बेनिफिट एनालिसिस, हम ये सोचते हैं कि इनका क्या फायदा पड़ेगा, क्या कॉस्ट रहेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आप कोई मशीनरी खरीदते हो तो आप ये देखते हो ना इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी मुझे मशीन की, ये मुझे फायदा कितना देने वाली है। तो इसी को ही हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं जब भी हम कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैम इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो यस बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, फाइनेंशियल डिसीजन में तीनों डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, जबकि फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट ही है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूड्स 3 डिसीजंस, बट फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, ये तो पार्ट है फाइनेंशियल डिसीजन का। तो आप जब वर्ड्स यूज करेंगे बेटा फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, तो आप सोच समझ के यूज करेंगे। जब मैं फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रही हूँ तो मैं तीनों डिसीजन के बारे में बात कर रही हूँ, और जब मैं फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ ये डिसीजन लेना चाहती हूँ कि मेरे को अपना पैसा किन किन सोर्सेज से अरेंज करना है, राइट। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि इन सोर्सेज से मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी इन सोर्सेज की, और कितना मुझे इनसे फायदा होने वाला है। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैं डिबेंचर्स लेके देखती हूँ, एक एग्जांपल लिया मैंने डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है बेटा, डिबेंचर एक बहुत ही रिस्की कैपिटल है अगर मैं कंपेयर करूं इक्विटी से। तो अगर मैं इक्विटी और डिबेंचर को कंपेयर करती हूँ, आई हैव टेकन इक्विटी एंड डिबेंचर्स, या फिर बोरोड फंड भी बोल सकती हूँ मैं इसको, हम बोरोड फंड से भी ले सकते हैं पैसा। तो मैं अगर इनको कंपेयर करती हूँ, क्योंकि पैसा तो मैं दोनों से अरेंज कर सकती हूँ, दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है।
तो इक्विटी से भी मैं इशू करके पैसा ले सकती हूँ या फिर डिबेंचर इशू करके पैसा ले सकती हूँ। दोनों में फर्क क्या है? ये ओन्ड फंड होते हैं, ये बोरोड फंड होते हैं, ये चीज हमें पता है, राइट। अब बेटा देखो, इक्विटी के साथ मुझे ये फायदा रहेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप किसी साल डिविडेंड नहीं दे पाते हो तो बेटा आपके खिलाफ कोई भी, मतलब कंपनी के खिलाफ या बिजनेस के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते इक्विटी शेयर कैपिटल वाले। क्यों? इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी। क्यों? क्योंकि ऐसा उनको कोई भी राइट नहीं है। आप चाहें, आपको अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है 1 साल, तो ठीक है, आप डिविडेंड मत दीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सेकंड ईयर नहीं देना चाहते, आप मत दीजिए, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा कि आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो हम ये कहते हैं कि ये लेस रिस्की है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के लिए ये लेस रिस्की है। तो ये फायदा हो गया हमारा इक्विटी शेयर इशू करने का। तो यहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, ये हमारे लिए कम रिस्की है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिबेंचर्स बहुत ज्यादा रिस्की सोर्स है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना कंपल्शन होता है। अगर कोई भी बिजनेस डिबेंचर्स को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, अगर सपोज पर ईयर इंटरेस्ट डिटरमिन कर रखा है और आप जो बिजनेस है वो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट किसी साल में नहीं दे रहा, तो डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनी को स्यू कर सकते हैं और यहाँ तक कंडीशन आ जाती है कि कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन में चली जाए। तो मतलब इतने रिस्की होते हैं डिबेंचर, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। मतलब अगर इनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया या फिर इनको टाइम पे इनका पैसा नहीं दिया, मतलब अगर आपने बिजनेस ने 10 साल के लिए इशू किए डिबेंचर और 10 साल के बाद उनको पेमेंट भी तो करना होगा, नहीं कर पाया, पैसे नहीं थे, तो फिर क्या होगा? ऐसे टाइम में डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके कंपनी को स्यू करेंगे। तो ऐसे टाइम ये तो बहुत रिस्की हो गया कंपनी के लिए। तो अब जब भी फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाएगा, ये सोचा जाएगा कि एक्चुअली में कम रिस्की वाले को इश्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम रिस्की वाले तो हमारे लिए सेफ रहेंगे, मतलब गो फॉर इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर को इश्यू कर लो, ये हमारे लिए कम रिस्की है, मतलब बिजनेस के लिए कम रिस्की है। बट डिबेंचर्स ये तो बहुत ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि तो वाइंड अप की सिचुएशन पे भी ले आएंगे। अगर इनको इंटरेस्ट किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते या प्रॉफिट नहीं होता, कैश नहीं हो रहा, नहीं पेमेंट कर पाएगी कंपनी, तो फिर क्या होगा? ये तो चले गए, मतलब ये तो चले जाएंगे कोर्ट और कंपनी हो जाएगी खत्म। तो अब ये ज्यादा रिस्की है। तो जब डिसीजन लिया जाएगा तो ये सोचा जाएगा। इसके अलावा और क्या सोचा जाता है? और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन एक और चीज हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इस टाइम हमें लगा इक्विटी इज वेरी बेनिफिशियल, इक्विटी इश्यू कर दो, दैट इज गुड, बट इक्विटी इज कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बेनिफिट तो हमने देख लिया, बेनिफिट तो है इक्विटी का, हम कह रहे हैं ना कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। बेनिफिट तो हमें इक्विटी कैपिटल पे लग गया, ये कम रिस्क है। कोस्ट पढ़ते हैं, कौन सा कॉस्टली पड़ेगा हमें, तो ये ध्यान रखें बेटा, कॉस्टली हमें कौन सा पड़ता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और जबकि डिबेंचर है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मतलब इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड देना पड़ता है, मतलब वही तो उसकी कॉस्ट हो गई, और डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो डिबेंचर की कॉस्ट हो गई। तो अगर हम कहें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हमें देना पड़ता है डिविडेंड या इक्विटी शेयर्स हैं, वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम ऐसे कैसे? इक्विटी शेयर्स को तो डिविडेंड दो या ना दो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हम डिविडेंड नहीं देंगे तो कॉस्टली कैसे हो गए? और डिबेंचर आपके चीपेस्ट कैसे हो गए? डिबेंचर को तो इंटरेस्ट देते हैं। तो बेटा एक चीज हम अच्छे से ऐसे करेंगे, अभी हम इसको डिटेल में नहीं कर रहे हैं, दैट इज EBIT EPS एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलवेज इसके चांसेस होते हैं कि ये आता ही है आपके एग्जाम में। हम आराम से पढ़ेंगे इसको, बट इससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि क्यों ये कॉस्टलियर सोर्स है और क्यों ये चीपेस्ट सोर्स है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन, जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ये हमारे टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, और इक्विटी कैपिटल हमारी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती। कैसे समझ आएगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। मैंने प्रॉफिट लिया, सपोज, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब EBIT या EPS एनालिसिस समझाऊंगी, तो हम समझने की कोशिश करते हैं।
सपोज कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किया। एक कंपनी थी, उसने इक्विटी शेयर इशू किए, कंपनी नंबर ए, और एक कंपनी बी थी, उसने डिबेंचर्स इशू किए। इसने क्या किया, डिबेंचर्स इशू किए और इसने इक्विटी इशू किया, राइट। अब दोनों कंपनी को एक ही फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, दोनों को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। चलो इसको भी 2 लाख का प्रॉफिट हो गया और इसको भी 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा जब भी प्रॉफिट होता है एक कंपनी को तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को ही उसका इंटरेस्ट दिया जाता है। कैसे चलता है ये जो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, फिर टैक्स डिडक्शन होता है, जो बचता है प्रेफरेंस को भी दे देंगे, फिर इक्विटी को भी दे देंगे। बट यहाँ तो मैं प्रेफरेंस लेके नहीं चल रही, चलो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं, मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करती हूँ। सीक्वेंस कहता है प्रॉफिट में से सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना और उसके बाद जाके आप टैक्स देना और उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सपोज इसने इक्विटी शेयर इशू किया, तो मैं सबसे पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करती हूँ। इसमें तो कोई भी इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा क्योंकि इसने तो डिबेंचर्स इशू किए नहीं है, तो इसने डिबेंचर इशू किए, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज 1% मान लेते हैं कि इसने जो इशू किए थे डिबेंचर्स 20 लाख के या फिर 2 लाख के इशू किए थे और 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ता है डिबेंचर्स को, तो इसका मतलब 20,000 रुपए देना पड़ रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये भी मत समझो, आप सिर्फ ये सोचो कि डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 20,000। सबसे पहले इंटरेस्ट ही डिडक्ट होता है हमारे सीक्वेंस में। अब देखो बेटा, ये 20,000 इंटरेस्ट हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया है ना। यहाँ पे तो डिबेंचर्स थे नहीं तो इनको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमने डिबेंचर इशू किए थे तो इसको तो 20,000 देना पड़ेगा। अब हमारे पास कितने रुपए बच गए, इसके पास तो पूरे के पूरे 2 लाख रुपीज हैं और इसके पास है 1,80,000 रुपीज। और नेक्स्ट सीक्वेंस में किसका नंबर आने वाला है, टैक्स का। उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है। सपोज 10% इज द टैक्स, टैक्स की रेट 10% चल रही है, तो अब 10% इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 20,000। क्यों, 2 लाख पे 10% 20,000, इसको कितना देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 18,000। क्यों, 1,80,000 पे 10% 18,000। तो हमेशा जो टैक्स देते हैं वो नेक्स्ट इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद ही टैक्स देते हैं। अब एक सिंपल सी बात लो, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है, छोटे से एग्जांपल मैंने सिर्फ 2 लाख ही प्रॉफिट डाला तो इसलिए टैक्स भी आपका बहुत कम बना, इसका बना 20,000, इसका बना 18,000। तो अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल भी लेके चलती हूँ तो मैं आपको ये कहती हूँ कि फायदा मुझे किस में हुआ, मुझे फायदा तो इसमें हुआ क्योंकि इसमें मुझे कम टैक्स देना पड़ा। मतलब डिबेंचर्स टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, मतलब ये आपको फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि टैक्स कटने से पहले ही इसका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तो इस वजह से टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड का अमाउंट टैक्स कटने से पहले डिडक्ट होता नहीं है, तो इसीलिए आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। ये हमारा टैक्स सेव करा जाते हैं डिबेंचर्स, इक्विटी हमारा डिबेंचर से इक्विटी हमारा टैक्स सेव नहीं करा जाते। तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, जब कंपनी बिजनेस करती है करोड़ों अरबों रुपए में बिजनेस करती हैं तो उनका ये जो डिफरेंस होता है, जो मेरा सिर्फ 2,000 का है उनका एक लाखों करोड़ों में डिफरेंस होता है, मतलब उनका इतना टैक्स ज्यादा लग जाता है अगर वो इक्विटी इशू करते हैं, राइट। तो ये छोटे से एग्जांपल था समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हमें चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा पड़ा, हमें तो डिबेंचर्स पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे टैक्स बच गया और ये टैक्स तो यहाँ पर मेरा ज्यादा लग गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारा चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस डिबेंचर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरे टैक्स को बचा देते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मेरे डिबेंचर्स हैं क्योंकि इसने मेरे टैक्स को बचा दिया, जबकि ये कॉस्टलियर है, ये मेरे टैक्स को नहीं बचाते हैं, ठीक है। अब एक और भी रीजन है इसका, आपने एक चीज समझी होगी जिसमें ये कहते हैं कि जितना रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट होगा, है ना, जितना रिस्क लोगे। हम लोग ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी उनको डिविडेंड दे या ना दे वो कंपनी की मर्जी है, मतलब रिस्क कौन सबसे ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स तो कोई रिस्क नहीं लेते। क्यों, अगर हम डिबेंचर होल्डर की तरफ से देखें, क्यों, उनको पता है इंटरेस्ट तो मिले जाना है, हर साल मिलना है इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होगा तो हम कोर्ट में सू कर देंगे कंपनी को,
तो अगर हम डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कम रिस्क लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले बेचारे ज्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता उनको, राइट। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर हमने जो लैंग्वेज जो मैंने आपको बोली है जिसमें हमने कहा कि जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं तो वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिविडेंड दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क भी सबसे ज्यादा ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर से अगर हम कंपेयर करें, तो इसीलिए उनको डिविडेंड देते हुए कोशिश की जाती है कि उनको डिविडेंड अच्छा दिया जाए, मतलब ज्यादा दिया जाए, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो इसीलिए इसको कॉस्टलियर सोर्स इसलिए भी कहा जाता है। मतलब दो रीजन है जिसकी वजह से इक्विटी शेयर इशू करना कॉस्टली पड़ता है एक कंपनी को कंपेयर टू डिबेंचर। अब देखिए, जब फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या सोचेगा? वो सोचेगा अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूँ फायदा क्या है? लेस रिस्क है, डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो बहुत कॉस्टलियर है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। डिबेंचर्स डिबेंचर्स हाई रिस्क है, सोचना पड़ेगा। लेकिन ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो ये इशू कर दो तो हमें फायदा भी हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करके हर एक सोर्स का कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये सब कुछ एनालाइज करके फाइनेंसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की चीजें समझ आई। ये बेसिक्स थी जो हमें समझनी जरूरी थी। और कल जो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि चीजें समझ में आई हैं तो बेटा आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करना अगर समझ आए हैं। और दूसरी बात बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है कि ये कैसे या वो कैसे मैम, तो आप क्वेश्चन भी पुट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। क्योंकि जितना आप अपना दिमाग चलाएंगे, जितने क्वेश्चन पूछेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, राइट। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।